हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम फोर्स को किस प्रकार हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स में डायरेक्शन भी होता है नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्शन किस प्रकार शो किया जाता है उसको जानना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हेडिंग बना है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ कूलम फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो दो चार्ज पार्टिकल हम लोग लेंगे किसी कोऑर्डिनेट में, एक्स बाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2। तो इसका पोजीशन वेक्टर 11th में पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं हम लोग, ऑरिजिन से लेते हैं। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर R1 R2 वेक्टर। ठीक है, इसको यहाँ से हम मिलाते हैं। तो ये इस वेक्टर का बात करें तो क्या है, Q2 का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसको R21 लिखा जा सकता है। और ये कितना के बराबर होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, नाम दे सकते हो A पॉइंट और B पॉइंट। ठीक है, फोर्स का बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इस पे फोर्स यानी Q2 पे फोर्स किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। किसको लिख सकते हो, Q1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। तो यहाँ फोर्स का नाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से फोर्स यहाँ और यहाँ शो किया गया है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it has both magnitude and डायरेक्शन। यानी कि फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे ये जानना है। ठीक है, तो लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are respectively R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। नहीं, क्या है कि Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ए बी वेक्टर का बात करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, पोजीशन Q2 का किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। लिख सकते हो पोजीशन ऑफ Q2 with respect to Q1। ठीक है, इसको किस प्रकार लिखा जाए,
इसी प्रकार अगर बी ए वेक्टर लिखो, बी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि पोजीशन किसका, Q1 का किसके रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पोजीशन ऑफ Q1 with respect to Q2। कुछ 11th में वेक्टर में पढ़ने का है, ठीक है ना। हाँ, तो 11th का थोड़ा सा देख लोगे कि क्या है ये, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिखा गया। अब फोर्स, इन दोनों फोर्स के बारे में लिखेंगे, कितना के बराबर होगा, तो फोर्स अपॉन, इस पे फोर्स Q2 पे, फोर्स अपॉन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q2 पे फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण, कितना, इतना के बराबर है F21। तो F21 को लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड तो लिखना पता है, नहीं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि R21 का मॉड, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी रहना जरूरी है। तो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक यूनिट वेक्टर से। कौन सा यूनिट वेक्टर देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, इसका, इस वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में, तो R21 वेक्टर के डायरेक्शन में, R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या है, हमारा फोर्स है। तो इसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर ले लिया जाए, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर ले लिया जाए और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या होगा, R21, 11 में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड, R21 का भी मैग्नीट्यूड कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे गुना करने पर। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे गुना करने पर। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इससे गुना करने से क्या फायदा हुआ, इसमें एक डायरेक्शन आ गया। डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन आ गया, तो ये डायरेक्शन आ गया, किसके डायरेक्शन में, R21 वेक्टर या ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग वेक्टर को लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, एक और तरीका है लिखने का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21, ये पहले से था। अब इसमें हम डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, R21 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, डायरेक्शन तो सही मिल रहा है इस डायरेक्शन में वेक्टर का, ठीक, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या करेगा, इसको ये स्क्वायर है ना, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक और बढ़ा देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर मॉड लेंगे, नहीं मॉड लेंगे तो एक कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर नीचे में क्या, एक R21 बढ़ाया गया। ठीक है, और डायरेक्शन तो मिल ही गया है, क्या, इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का, यानी फोर्स का डायरेक्शन। तो इस तरह से दो तरीका से लिख सकते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके या डायरेक्ट
ये पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर इस वेक्टर का बात करें तो कैसे लिख सकते हैं इसे, उसके अपोजिट 1 2, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बोलो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कौन सा लेंगे, यहां से यहां तक का, तो 1 2 लिखा जा सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी मिल गया है और मैग्नीट्यूड इतना के बराबर हो गया। नहीं, एक बार अगर चेक करना चाहो तो अगर मॉड ले लेते हो तो इसका भी मॉड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, वापस 1 के बराबर हो जाता है, नहीं। तो इस प्रकार मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा है और इस फोर्स में डायरेक्शन भी शो किया जा रहा है। बोलो, चलो दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग, Q2 डिवाइडेड बाई R1 2 Q, नहीं, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, ठीक है। तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, नहीं, कैसे, देखो ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी ये, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये F1 इज इक्वल टू निगेटिव वेक्टर हो गया, नहीं, 11th में पढ़े हो, माइनस साइन देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन पेयर यहाँ पे शो करता है ये, ठीक है। जितना एक्शन अगर इसको लो तो ये रिएक्शन इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग को जानना है कंपैरिजन, किसके बीच कंपैरिजन, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हेडिंग बना दो, कंपेयरिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन के आखिर कैसे करेंगे, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, नहीं, तो दोनों का रेशियो लेने से इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लेंगे, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो और दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखकर उसका रेशियो ले ले तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो लिखो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between proton and an electron, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 to Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मान लो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज E के बराबर, निगेटिव में, निगेटिव तो लेना नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ तो मैग्नीट्यूड लेना रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ई के बराबर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी m मान लो प्रोटॉन का मास, तो इसको mp लिख दो, और m2 इलेक्ट्रॉन का मास, तो me लिख दो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेशियो ले लो Fe डिवाइडेड बाई Fg, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी mp me आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो एक साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जी नीचे में है, जी को यहाँ लिख दो, इंटू ई स्क्वायर और mp इंटू me। अब ये वैल्यू है, तो ये सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे कि क्या वैल्यू मिलता है, ठीक है। Fe डिवाइडेड बाई Fg, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, SI यूनिट में इसका वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, G नीचे में है, G का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, G का वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। उसके बाद क्या है E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इस पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, नीचे में क्या है mp यानी प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास लिखोगे 1.67 × 10⁻27, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन का मास, इंटू me इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31, ये वैल्यू। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, नहीं। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा, तो 2.3 × 10⁻39, ये वैल्यू मिल रहा है। देख रहे हो कि ये क्या है, वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। रेशियो कंपैरिजन हो गया, नहीं, कंपैरिजन होने से क्या पता चला है कि ये रेशियो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इससे क्या पता चलेगा, इसको इस तरह से लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10⁻39 बहुत बड़ा वैल्यू है, इंटू Fg, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना गुना है देख सकते हो, 10⁻39 गुना है, किससे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार हम लोग अगर पार्टिकल में ये दोनों प्रोटॉन ले ले, दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कितना के बराबर आता है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हो कि क्या है, ये वैल्यू मिलता है रेशियो 4
2 प्रोटॉन्स, यानी कि इसका रेशियो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, ये लगभग ऑर्डर में 10⁻36, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना। इसी प्रकार रेशियो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रेशियो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, ये भी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा 10⁻43, ठीक है। तो इस प्रकार रेशियो निकालने से दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ, और कंपैरिजन से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग को जानना है यूनिट चार्ज। हेडिंग बना दो, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मीन्स क्या होता है 1, यानी कि ऐसा यूनिट में अगर बोले तो 1 कूलम, 1 कूलम में क्या है यूनिट चार्ज। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो जानना है। तो डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं कि 2 चार्ज ले लो, सबसे पहले Q1 और Q2, और इस r डिस्टेंस पे है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ से इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्स लॉ F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square, ठीक है। कंडीशन लेते हैं, if Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 मीटर, ये क्या है 1 मीटर 1 कूलम 1 कूलम, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, इसका वैल्यू एसआई में 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 1 Q2 1 का स्क्वायर 1 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिला 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। बहुत आसान है। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स के टर्म में। कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी एक चार्ज के सिमिलर चार्ज को स्पेस में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए और उस चार्ज पर फोर्स कितना के बराबर आ जाए 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स आ जाए, रिपल्सिव फोर्स आ जाए, तो वो चार्ज क्या कहलाता है, यूनिट चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख दो, क्या है, सो charge which placed from a similar charge 1 meter away in free space repels it with a force of 9 × 10⁹ Newton is known as unit charge। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हो। हाँ, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या है, calculate how many electrons may be removed from a body so that it may have a charge of 1 coulomb। ये कि किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन तुम रिमूव करो कि उस पर कितना चार्ज हो 1 कूलम का चार्ज आ जाए, ठीक है। बहुत आसान है, इसको तुम सिंपली इफ एंड देन से भी सॉल्व कर सकते हो। कि मान लो कि किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर कितना के बराबर चार्ज आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में चार्ज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकालने पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल, उल्टा लिखा गया, ठीक है।
क्या एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकालते हो तो उस बॉडी पर कितना चार्ज आता है, तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो देन 1 कूलम चार्ज, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा तुमको वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से पता चल गया कि 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उस बॉडी से, तो इतना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ठीक है। या फिर जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, उसके फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है वैल्यू। क्या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, U इज इक्वल टू एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, U डिवाइडेड बाय किसी बॉडी पर कितना चार्ज देना है, तो 1 कूलम, 1 ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से कितना चार्ज आता है, 1 कूलम का चार्ज वहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन इससे एक बात और पता चलता है। क्या पता चलता है कि ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन का ये बहुत ही ज़्यादा है, देखो ना 10⁻18 है, ठीक है। तो किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए इतना अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है, बड़ा चार्ज है, ठीक है। इसके पहले जो डिफिनीशन में फोर्स का वैल्यू आया था, कितना आया था, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स है, यानी कि 1 कूलम के 2 चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हो तो इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स है, इससे क्या पता चल रहा है कि 1 कूलम का चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है, ये बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हो, 2 तरीका से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर दिया हुआ रहे चार्ज का और ये पूछे कि कितना इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव किया गया या कितना इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड किया गया, निगेटिव अगर रहेगा तो क्या आएगा, उसमें ऐड किया गया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, ये रिमूव किया गया, ये वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसे।